हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों का दूसरा चरण खत्म होते ही तीसरे व अंतिम चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू संभाग में आज भाजपा के 4 स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने का आह्वान कर रहे हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए तो आज उधमपुर, कठुआ और जम्मू में कुल 5 चुनावी विधानसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी भी आज भाजपा की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। कुल मिलाकर आज सुबह से ही उन जिलों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है जहां 1 अक्टूबर को अंतिम चरण का मतदान होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनावों को लेकर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बताइएगा, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां चल रही हैं, क्या कुछ लगता है? भारतीय जनता पार्टी को हमेशा कहा जाता है कि 365 दिन भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, और ये रैलियां किस तरीके से अब तीसरे चरण में सामने आएंगी? पार्टी वर्किंग है या जो स्टाइल है वर्किंग का, उसमें ये है कि 24/7 मल्टीप्लाई बाय 365 ये हमेशा इलेक्शन मोड पर रहते हैं और उनके पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम रहते हैं, फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं उनके, और उस तरीके से काम करते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितने बड़े स्टार प्रचारकों ने कहाँ कहाँ रैलियां नहीं की है। अगर आज की भी बात करें, गृह मंत्री अमित शाह नंबर 2 पे आते हैं स्टार प्रचारकों में। वो 5 जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और ऐसी जगहों पर कर रहे हैं यहाँ लगता है कि थोड़ी सी ताकत भरी जाए तो उनके कैंडिडेट आसानी से जीत सकते हैं। बात करेंगे वो चनैनी में है, उधमपुर में है, बनी में करेंगे, जसरोटा में करेंगे और झिड़ी जो मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो एक व्यक्ति, देश का गृह मंत्री 5 जगहों में एक दिन में रैली करते हैं, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी प्रचार को लेकर के और अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर के कितनी गंभीर है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ जम्मू उधमपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और अब तीसरे चरण में यहाँ पर चुनाव है। क्या कुछ लगता है 5 अगस्त 2019 के बाद जो तस्वीर बदली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज को बचाने के लिए और साथ ही साथ वहां पर जीत हासिल करने के लिए किस तरीके से इक्वेशंस बना सकती है? रूपाली, सवाल यह है कि जब 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव होता है, 370 में अमेंडमेंट की जाती है, 35A को रिपील किया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ले जाता है और पाकिस्तान कोशिश करता है, यूनाइटेड नेशन से बात करता है या इस्लामिक कंट्री से बातचीत करता है, लेकिन उनको रिस्पांस, पाकिस्तान को किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। उसके बाद आप देखिए 2018 में सरकार गिरती है और बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं कि यहाँ पर चुनाव करवाए जाएं। फिर कोर्ट भी डायरेक्शन करता है कि सितंबर के एंड तक आपके चुनाव होने चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मामला चला जाता है कि कश्मीर में डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर रही है। हालांकि हमारे डीडीसी हैं या सांसद भी हैं, जीते हुए उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने का प्रयत्न किया जाता है कि यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। तो अब ये सरकार इलेक्शन करवा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इलेक्शन करवा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का मामला बन चुका है, प्रेस्टीजियस इशू बन चुका है कि इस चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, क्या वो ठीक हुआ था या गलत हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश लगा रही है। एक भारतीय जनता पार्टी ने डीडीसी के चुनाव में भी ऐसा ही किया था, बड़ा जोर लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता इस बात का प्रतीक है। बिल्कुल विनोद जी, इसी के साथ अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इन विधानसभा चुनावों में परिवारवाद, आतंकवाद का मुद्दा रखा है, वहीं कांग्रेस ने बार बार स्टेटहुड का रखा है। अभी भी जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि स्टेटहुड का जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी डाला है, साफ तौर पर अगर उसकी मंजूरी होगी वो केंद्र सरकार करेगी। तो क्या कुछ लगता है अब एनसी और कांग्रेस का ये जो स्टेटहुड का बार बार बात सामने आ रही है, इसको किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि एक की पॉइंट उन्होंने स्टेटहुड का ही रखा हुआ है। रूपाली, सवाल ये हुआ है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस है कांग्रेस के साथ, वो अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि 35 और 370 हम वापस लाएंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी, फिर वो कहते हैं क्रॉस एलओसी ट्रेड भी होना चाहिए,
फिर वो कहते हैं कि जिन बंदियों हैं, जो पत्थरबाज हैं या फिर राजनीतिक बंदी हैं, उनको रिहा करवाया जाएगा। और अलायंस है कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाता है कि क्यों ना पूछा जाए कि आप इससे सहमत हैं, और इतना मौका दिया जाता है। ये मौन समर्थन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, उसके बाद कांग्रेस के पास कोई मौका नहीं बना। अब कांग्रेस ये कहती है कि स्टेटहुड, बड़ी बात यह है कि स्टेटहुड देना ये प्रोरोगेटिव जो है केंद्र सरकार का है, और राज्य सरकार ये कह नहीं सकती। सपोज मान भी लिया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर मान लिया जाता है सपोज, तो क्या ये सरकार स्टेटहुड दे सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी तो गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये चीज हमने देनी है। हमने राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कहा है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा, और अप्रोप्रिएट टाइम पर आपको स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो साफ तौर पर तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है 1 अक्टूबर को, और इसको लेकर धुआंधार रैलियां सभी सियासी दल करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जा रहा है और खेल विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं डोडा से। विकास, बताइएगा, प्लेग्राउंड की अगर बात की जाए तो जहां पर एक तरफ बच्चों को, अगर नौजवानों की बात की जाए तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इस तरीके की प्रैक्टिस करें और आगे जो है इनको बढ़ावा दिया जाता है खेल को लेकर खास तौर पर, और इसी में डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की इतनी बदतर हालत है। क्या कुछ लोगों का कहना है और बच्चे जो वहां पर खेलने आते हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी हाँ, जिस तरह से स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है बिल्कुल एक ही स्टेडियम है डोडा के अंदर, जहां पर हजारों बच्चे जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम इस स्टेडियम को जो है मेंटेन किया जाए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से कंकड़ और कितने कितने खड्डे बन चुके हैं और कई बच्चों को जो है चोट लग जाती है। ऐसे में चाहे छोटे हों या बड़े हों, लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह से निगरानी कर रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, जिस तरह से लाइटिंग होनी चाहिए, वो कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और करोड़ों की फंड जो है यहाँ पर आती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में नहीं लगती है। बिल्कुल विकास, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती है, और उसके बावजूद भी यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर गंदगी तो दिख ही रही है और बदतर हालत भी स्टेडियम की है। इसमें यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि जब रैलीज होती है तो इन स्टेडियम्स को सजाया जरूर जाता है, लेकिन अंदरूनी हालत पर गौर क्यों नहीं किया जाता? देखिए, चाहे फिर रैलीज की बात हो या कोई भी इवेंट हो, वो तमाम जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किया जाता है। लेकिन जैसे ये इवेंट जो है वहां पर होता है, इसको दोबारा से ठीक किया जाता है और वहां पर अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद जो है इसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है। बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है और बच्चे जो है दरबदर हो चुके हैं। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि बच्चों को नशे से दूर करने के लिए हम जो है इसकी खेल की एक्टिविटी जो है कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों के बच्चे जो है अब वहां पर जाना भी रुक गए हैं, और कई लोग जो जाते भी हैं, किसी को चोट लग जाती है, किसी का पाँव मुड़ जाता है। यानी इस तरह की बहुत सारी मामले जो है वहां पर सामने आते हैं। ऐसे में यहाँ के बच्चे जो है कह रहे हैं कि कम से कम इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाए और प्रॉपर खेलने के लिए रखा जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी इवेंट हो या कोई भी चीज हो, वो तमाम देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल विकास, इसी के साथ इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर बात की जाए तो सरकार अब इस पे ध्यान, अगर फंडिंग की बात की जाती है तो फंडिंग जरूर आती है इन चीजों के लिए कि मेंटेनेंस की जाए, वहां पर बच्चे जो है खेलने जरूर आए। लेकिन जब यहाँ पर बच्चों का साफ तौर पर आगे अपील की गई है, उसके बावजूद भी प्रशासन का क्या कुछ कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या कभी वहां पर विजिट करने आए इसकी हालत को लेकर? देखिए, इस स्पोर्ट्स स्टेडियम की रखवाली कौन कर रहा है, क्योंकि वहां पर कई कर्मचारी जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम के, और उनका ये कहना है कि बहुत सारा पैसा जो है इसके लिए आ रहा है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह की परमिशन नहीं दे रही है। जैसे हम तैयारी करते हैं कि इसको बना दिया जाए, लेकिन कभी कोई इवेंट आ जाता है या इस तरह की कोई चीजें आती है। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स यानी जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है डोडा के अंदर, उनकी भी अपनी मनमानी है, यानी उनका भी एक अपना दफ्तर है वहां पर, वो भी अपनी मनमानी से जो है इस चीज को चला रहे हैं। यानी दो परिवार एक
स्पोर्ट्स स्टेडियम को चला रहे हैं, जिसके कारण जो है इसकी कोई भी अगर पैसा इसके लिए सैंक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगता है और कई पैसा वापस चला जाता है। आसपास कई गंदगी मिलेगी, साथ में जितनी भी यहाँ पर कोई भी रात के समय कोई भी लाइट वगैरह नहीं रखी गई है ताकि रात के समय भी बच्चे खेलें। लेकिन कई लोगों ने जो है अगर कोई अपना टूर्नामेंट शुरू करना पड़ता है तो वो अपना इंतजाम खुद ही करते हैं, यानी अपनी लाइटिंग लगाते हैं और उसके बाद टूर्नामेंट करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कितनी बदतर हालत है ये तस्वीरों में आपने देखा, और यहां पर ये साफ तौर पर बड़ा सवाल प्रशासन पे है कि फंडिंग आई है और फंडिंग वहां पर मेंटेनेंस के लिए यूज क्यों नहीं की गई, और एक चीज को दो लोग जो है वो संभाल रहे हैं, तो आखिरकार इसका निर्माण कब होगा और ये बदतर हालत सुधारी कब जाएगी। इसी के साथ डोडा से एक और खबर जो है सामने आई है, जहां पर अवैध पार्किंग को लेकर अगर बात की जाए तो नकेल अभी तक नहीं कस पाई है। सड़कों के दोनों ओर अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियां यातायात से बाधा बन रही हैं, और आलम यह है कि ऐसी सड़कों पर लोगों का चलना फिरना भी मुहाल हो रहा है। पुराने अस्पताल के गेट के ठीक सामने लोग दुकानों के आगे गाड़ियां पार्क करने से भी गुरेज नहीं आ रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी मस्त है, जिसका खामियाजा इन दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, पहले भी ये देखा गया कि अवैध पार्किंग की बात डोडा से ही अस्पताल के अंदर से सामने आई थी, जिस तरीके से आपने पहले भी ये खबर बताई थी, और आज फिर पार्किंग को लेकर ये बात सामने आ रही है। आखिरकार क्या रीजन है जो इस ट्रैफिक की बदतर हालत जो वहां पर है उस पर सुधार नहीं हो रहा है? देखिए रूपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे सिस्टम की लापरवाही आप देखेंगे, फेलियर जहां पे सिस्टम में होगा तो ये तस्वीरें जरूर सामने निकल के आती हैं। ये आप देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात जिला डोडा के अंदर देखे जा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये डोडा का जो ओल्ड बस स्टैंड है उसके साथ में जो पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था उसके बिल्कुल फ्रंट पे एक पुलिस चौकी भी है, और पुलिस चौकी के सामने इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। मकामी लोग सवाल भी उठा रहे हैं, और जो लोग गरीब तबके के लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, आप देख रहे हैं कि टेम्परेरी तौर पे उन लोगों ने वहां पे फड़ियां लगाई हैं। वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, आखिर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को, म्युनिसिपल काउंसिल को पे करते हैं, पेमेंट देते हैं हर दिन लगाने की, यानी कि 50 से 60 रुपए वहां पे उनको लिया जाता है, उसके बाद वो लोग वहां पे फड़ियां लगाते हैं, तो उसको बावजूद भी आप देख लीजिए, अगर वो पैसे देते हैं उसके बावजूद भी उन लोगों को प्रॉपर तरीके से कोई फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल नहीं है, और उनकी फड़ियों के सामने किस तरह से गाड़ियां वहां पे लगाई जाती हैं। इससे पहले भी आपने देखा था, वो लोग सड़कों पे भी आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की थी, कंसर्न महकमे से भी बात की थी, मगर कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढा गया। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि आज मार्केट के अंदर बहुत कम आपको लोग देखने को मिलेंगे, ग्राहकी बहुत कम देखने को मिल रही है, हर एक शॉप के ऊपर यही कह रहा है कि काम नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ से गरीब तबके के लोग आज सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर हम पे भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी हम करते हैं, उसके बावजूद भी कोई बीच का रास्ता नहीं ढूंढा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यही बता सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फेलियर देखा जा रहा है। लेकिन वसीम, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जब भी डोडा में किसी बड़े स्तर पर रैली हो या फिर कोई बड़े आला अधिकारी आते हैं या नेता आते हैं, तो उस वक्त जो है पूरी जो वहां पर हालत है वो ठीक कर दी जाती है, पार्किंग जो है वो नहीं देखने को मिलती, उसके बाद फिर ट्रैफिक पुलिस की ये तस्वीर सामने आती है। इसमें जो आम लोग हैं वहां पर क्या उनकी तरफ से आगे रखा गया प्रशासन की ओर, और आखिरकार ट्रैफिक पुलिस भी इस पे सतर्क क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चलानी कार्रवाई जब करनी हो तब वे सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर देखने को मिलता है कि अगले दिन सेम वही तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, देखिए फोटो सेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या उनके जो कंसर्न महकमे के लोग कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए जिस तरह से आपने कहा कि रैली जब हुई पिछले दिनों, बिल्कुल शहर को सजाया गया, 3 दिन पहले से ही शहर को खूबसूरत किया गया, मगर आज की अगर आप कंडीशन देखेंगे, कल की तस्वीरें, और कल की तस्वीरें आप देख लीजिए कि हालात अब कहां से कहां तक पहुंच गए। और जो कंसर्न महकमे लोग हैं, जिसमें ARTO ऑफिस है, ट्रैफिक विभाग है, बाकी सारे महकमों के लोग हैं, ऐसा लगता है शहर में लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं जैसा लगता है कि उन लोगों ने काम करने से सिलेंडर कर दिया है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा देखना चाहिए, और LG एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान देने की उनको काफी ज्यादा जरूरत है। जो भी इस तरह की लापरवाही डिपार्टमेंट करता है उन पे नकेल कसने की काफी ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है इस खबर के बाद कोई बड़ा संगीन तरीके से इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ साथ में पूछना चाहिए, अगर इस तरह की जिला डोडा से तस्वीरें सामने निकल के आती है बार बार, लोग अगर परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल वसीम, इसी के साथ आखिरी सवाल रहेगा कि सरकारी कामों को लेकर अगर बात की जाए तो डोडा से अब आए दिन ये खबरें सामने आ रही हैं, कभी पार्किंग को लेकर होती हैं, कभी हॉस्पिटल्स के अंदर से दीवार तोड़ने को लेकर
होती है, कभी झूठी तस्वीर सिर्फ रैलियों के माध्यम से जब वहां पर जो तस्वीर है वो ठीक की जाती है, चाहे शहर की हो या फिर स्टेडियम की हो। तो क्या कुछ लगता है इस पर अब बार बार जो असर है वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार ये खबरें डेली अब डोडा से सामने आ रही है। और इसमें जब प्रशासन की बात आती है, क्या किसी से आपकी बातचीत हुई और उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर डीसी डोडा की भी बात की जाए तो वो जायजा लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पा रहा। देखिए, खाली डीसी डोडा इस चीज को मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना काम उनको है, उनका काम काफी ज्यादा रहता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है। उसके साथ आप देख सकते हैं कि कई सारे डिपार्टमेंट, जैसे म्युनिसिपल काउंसिल है, ARTO है, ट्रैफिक विभाग है, या बाकी सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जमीनी सतह पे, आपको मैंने पहले ही बताया कि फोटो सेशन के लिए वो बहुत तैयार होते हैं। उसके बाद वो शहर के अंदर, अब इस खबर के बाद मुझे लगता है कि वो मार्केट के अंदर घूमेंगे, फोटो सेशन करेंगे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब को भेज देंगे, हमने शहर के अंदर विजिट किया और सिस्टम सारा ठीक हो गया। सिस्टम ऐसे नहीं ठीक होगा। आप अनकरीब देखेंगे जहां पे लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अलग अलग NGOs के लोग हैं, वो कुछ कामों को लेके, कुछ सवाल जो उन लोगों के हैं, उन चीजों को लेके वो सड़कों पे भी आ सकते हैं, जिस तरह से वो मीडिया के सामने आए दिन बात करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को लेके बात करें, ट्रैफिक जैम को लेके बात करें। इससे पहले की अगर मैं बात करूं, जब ट्रैफिक जैम शहर के अंदर लगता था कुछ बरस पहले, तो इसमें हमने देखा था कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो है इंक्रोचमेंट पे काम किया था। इंक्रोचमेंट जहां जहां पे भी उन्होंने देखी थी, काम किया गया था। आधी इंक्रोचमेंट अब कुछ बरस हो चुके हैं, अभी तक वो इंक्रोचमेंट उन लोगों ने पूरी नहीं की है। तो ये एक फेलियर ही हम मान सकते हैं, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है और इस निजाम को दुरुस्त नहीं करी है, उनका फेलियर ही मान सकते हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर एक तरफ स्पोर्ट्स स्टेडियम की खबर सामने आई, जहां पर मेंटेनेंस को लेकर कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, दूसरी अवैध पार्किंग को लेकर सामने आ रही है, जहां पर अभी तक ट्रैफिक विभाग की अगर बात की जाए तो लंबी ताने सोया हुआ है। और साफ तौर पर शहर के अंदर जो ये ट्रैफिक जाम लगता है, उसके कारण दुकानदारों की बात की जाए और आम लोगों की अगर बात की जाए तो हर किसी को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू के ग्रामीण हलकों में आलू की खेती कर रहे किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। किसानों की माने तो मंडियों में उन्हें जो दाम मिल रहा है उससे उनकी लागत भी पूरी नहीं। आलू का बीज कृषि विभाग भी मुहैया करवा रहा है और पंजाब से भी लाया जा रहा है, और उम्दा फसल होने के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। ਤੇ ਇਹ ਆਲੂ 5-6 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਰੇਟ ਅਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ 200 ਤੌੜਾ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਕਵਾਂ ਕੋਈ 3 ਕਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜ। ਸਾਡੇ ਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तो आगे जितना भी महकमा SDO आरसपुरा सारे जो पोटैटो वाले ना बहुत अच्छा, उनसे भी हम बीज सारा लेते हैं, आधा भी उनसे भी उठाया। बीज उनका भी बढ़िया है, पर पंजाब से भी हमने लाया। सारे खेत हमने लगा दिए इस बार, पर रेट जिस टाइम हमारा आलू तैयार हो जाता है ना, रेट नहीं मिलता हमारे को। बाज ये बनती 4-5 रुपये किलो हो जाता है, हमारा खर्चा नहीं निकलता। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि इसका MSP रेट फिक्स होना चाहिए, ताकि 10 रुपये भी बिक जाए तो हमारे जो जिम्मेदारों के घर सभी के चलें। में कोई 5-6 हज़ार रुपये के कनाल का आता है, तकरीबन 1 किले का 50,000 रुपये खर्चा आता है। गाड़ी इस तरह के सवेरे को लिए शाम तक जिम्मेदार बेचारा मजदूर सारे ने जिन्ने भी है ना, सारी दिहाड़ी लगे रहते बाहर ही। जिम्मो के असी आलू बीज लैन जाने तो पंजाब विच लैने तो महंगा बिकदा, तो जम्मू भी खैर मिलता ही है। तो जम्मू के असी बेचने जाने 4-5 किलो सारा किलो आलू मिलता, तो इसका कोई गौरमेंट जी रेट जरा होना चाहिए। और बोलो बाकी डिपार्टमेंट वाला कोई आंदा इत्थे? हाँ, डिपार्टमेंट वाले आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फसला काम करते हो, आज इस तरह करो, इस तरह करो, थोड़ी फसल ये ज़्यादा निकलेगी। तो इस तो ज़्यादा और की कहना चाहते 4-5 किलो सारा इतने मिलता जिम्मो कि असी फसल पुट्टने हैं। इस टाइम ना जो महंगा है, असी पंजाब जाके लियाने तो वह की फायदा है, सानू नुकसान ही नुकसान है। जिम्मेदार सवेरे को लिए शाम तक बेचारा फाह ही लगा रहता है, जम्मू विचों भी मिले करता भी।
वहीं प्रधानमंत्री सेहत स्कीम की अगर बात की जाए तो लोग उसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। इस स्कीम को लेकर जम्मू के जीएमसी अस्पताल की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। रोजाना 60 से 80 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, जिन्हें दवाएं भी मुफ्त दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के नोडल ऑफिसर संजय कुमार ने ये जानकारी दी है। पीएमजेएवाई सेहत में एडमिशन में किसी किस्म की कमी तो नहीं आई। रादर जब हम कंपैरिजन करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, तो पिछले साल से पेशेंट के इनफ्लो में, एडमिशन में और सर्जरीज में बढ़ोतरी ही हुई है, किसी किस्म की कमी नहीं आई है। दैट मीन्स कि पीएमजेएवाई सेहत की स्कीम का काम जेएमसी जम्मू में बढ़ ही गया है। और जीएमसी जम्मू में मैं बताऊं ये कि जो भी पैकेज इसके अंडर आ जाते हैं वो सारे पैकेजेस उपलब्ध है और पूरी तरह से फंक्शनल है। पेशेंट्स को सर्जरीज भी होती है, इम्प्लांट्स भी लग रहे हैं, बाकी सूचर्स, कंज्यूमेबल्स एंड इवन ड्रग्स वगैरह भी सारे यहीं से मुहैया होते हैं। जितने भी हमारे पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं, दिन में तकरीबन 60 से लेकर 80 तक हो जाते हैं, तो उनको हमने रोप इन किया है हमारी अपनी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी और जन औषधि के थ्रू। तो जो भी पेशेंट डिस्चार्ज भी होता है तो उसको भी बाकायदा पूरी डिस्चार्ज वाली मेडिसिन जितनी हमारी डिस्पेंसरी में होती है वो दी जाती है, और जो रह जाती है वो पास के जन औषधि स्टोर से दिलाई जाती है, और उसका बिल भी हम डिस्पेंसरी के थ्रू ही पीएमजेएवाई सेहत में भर देते हैं। तो पेशेंट को स्टार्ट से लेके, फाइल बनने से लेके ही डिस्चार्ज की प्रक्रिया तक अभी भी जीएमसी जम्मू में ये स्कीम में 100% फ्री और फ्री है। या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो या ऑपरेशंस हो, दोनों तरफ से बढ़ा ही है, कुछ कम नहीं हुआ है। जीएमसी जम्मू में पेशेंट्स का इनफ्लो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। आने वाले टाइम में कितना बेनिफिट मिलने वाला है गरीब लोगों को? इस स्कीम ये डिपेंड करता है कि अब ये स्कीम कैसे चलेगी, कितना चलेगी। जहाँ तक कि अभी तक हमें इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि हमें ये स्कीम जो है 100% चलानी है, और हम इस वक्त भी चाहे वो इमरजेंसी में पेशेंट हो या। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।